हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू गोयल और आज मैंने अपने एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी है जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। इस चैनल को खोलने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं मम्मीज़ की मदद कर सकूं। मैं इस चैनल में क्लास 3 से क्लास 8 तक के मैथ के सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी जिसके कारण मैंने ये चैनल खोला था, उसका रीज़न यही था कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आपको मैथ भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, लेकिन वो टॉपिक छोटे से टॉपिक को भी बहुत बड़ा करके कवर किया गया है या फिर ऐसी लैंग्वेज में समझाया गया है जो मम्मियाँ या बच्चे जो हैं अकेले बैठे हुए हैं वो नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस नए चैनल की शुरुआत करी है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज हम क्लास 4 का मैथ उठाते हैं जो कि जिसकी यूनिट है 1 और चैप्टर का नाम है पैटर्न। तो क्लास 4 यूनिट 1 टॉपिक एंड चैप्टर नेम इज पैटर्न। तो नाउ टेल मी व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? अ पैटर्न इज अ सीरीज और सीक्वेंस दैट रिपीट। अगर हमसे पैटर्न की कोई डेफिनेशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि पैटर्न इज अ सीरीज और सीक्वेंस दैट रिपीट। अगर हमें हिंदी में अपने बच्चे को सरल भाषा में समझाना है तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है वो कोई पैटर्न है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, तो ये कैसा पैटर्न बन गया, ये एरोज है जैसा कि आप लोगों को पता है। एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड में, एक अपवर्ड में, एक डाउनवर्ड में, एक अपवर्ड में, एक डाउनवर्ड में, तो ये एक पैटर्न हो गया। अगर हम शेप्स की बात करें, ये एक सर्कल है, ये एक स्क्वायर है, ये एक ट्राइंगल है, तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा इसके लिए? दोबारा से एक सर्कल आ जाएगा, दोबारा से एक स्क्वायर आ जाएगा, दोबारा से एक ट्राइंगल आ जाएगा। अगर हम शेप्स की बात कर ली, हमने एरोज की बात कर ली, अगर हम हमारे लेटर्स की बात करें, जैसे कि हमारा एक लेटर है ए, एक लेटर है बी, एक लेटर है ऐसा नहीं, हम ऐसा करते हैं जैसे कि हमारा ये लेटर है ए बी, ये लेटर है बी सी, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ बी भी है, यहाँ पर भी बी है, डेट मीन्स बी रिपीट हुआ है, तो अगली बार में क्या होगा? सी रिपीट होगा, सी डी। नेक्स्ट बार में क्या होगा? डी रिपीट होगा और डी के आगे का एक लेटर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक पैटर्न हो गया। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में भी हमारे पैटर्न बन सकते हैं। जैसे कि मैं बना रही हूँ एक नया पैटर्न जो कि ऑड नंबर का है, ये हो गया 1 3 5। अब नेक्स्ट में आप लोग बताइए कि क्या आएगा। तो 1 के बाद हमने 2 को स्किप किया है और हमने 3 को लिया है, फिर 3 के बाद 4 को स्किप किया है, हमने 5 लिया है, तो नेक्स्ट हम किसको स्किप करेंगे? 6 को स्किप करेंगे और क्या आ जाएगा? 7। नेक्स्ट हम और क्या स्किप करेंगे? 8, तो क्या आ जाएगा? 9। फिर क्या स्किप करेंगे? 10, तो क्या आ जाएगा? 11। देखिए मेरे बेटे को समझ में आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि मैं अच्छा समझा रही हूँ। अब देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 11 के बाद क्या स्किप करेंगे? 12। तो क्या आ जाएगा? 13। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, एक अगला पैटर्न बनाते हैं कि हमारा और क्या पैटर्न हो सकता है। जैसा कि हमने बनाया, अब अभी हमने ये ऑड नंबर का पैटर्न बनाया था, है ना, ये सारे ऑड नंबर थे। ऑड। अब हम इवन नंबर का पैटर्न बना के देखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब इसके आगे की सीरीज निष्कर्ष जो कि मेरे बेटे का नाम है वो कंप्लीट करेगा। बताए वो कैसे करेगा? इसमें हमने 2 के बाद 4 को लिया है, डेट मीन्स हमने क्या स्किप किया है? 3। और 4 के बाद क्या स्किप किया है? 5। क्या आ गया? 6। तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? 7 को स्किप करके 8। वेरी गुड। फिर 9 को स्किप करके 10। वेरी गुड। नेक्स्ट 11 को स्किप करके 12। वेरी गुड। नेक्स्ट 13 को स्किप करके 14। वेरी गुड। दैट मीन्स समझ में तो आ रहा है। अब हम अगला पैटर्न देखते हैं कि हमारी बुक की एक्सरसाइज में कौन कौन से और अगले पैटर्न है। हाँ, तो हमारा जो है पेपर तैयार है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा पैटर्न किस नंबर के बाद क्या आएगा और हमारा क्या पैटर्न बनेगा। जैसा कि पहले वाला मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पहले वाला हमें क्या दिया हुआ है? पहले वाला हमारा अल्फ़ाबेट का पैटर्न है। तो अल्फ़ाबेट का पैटर्न हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट वाले में ए बी सी दिख रहा है, देन दिख रहा है बी सी डी, यानी कि क्या हुआ है? हमने यहाँ से ए को स्किप कर दिया है और जो सी के बाद नया लेटर आता है वो लगा दिया है, तो हमारा नया लेटर क्या बन गया? बी सी डी। नेक्स्ट हमने क्या किया है? जब हमने नया वाला बनाया है तब क्या हुआ है? इसमें से हमने बी को स्किप कर दिया है, जैसे इसमें से हमने ए को स्किप किया था, इस बार हमने बी को स्किप कर दिया है, तो रिमेनिंग क्या बचा है? सी और डी, तो हमने सी और डी को ले लिया। और नया डी के बाद क्या आता है? ई, तो हमने ई को ले लिया। तो अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट में हमें दिख रहा है कि हम सी को स्किप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? D E F। डी
F, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस बार हमारा D स्किप हो जाएगा अगली बार में। EFG, EF तो आएगा ही सही, एक नया लेटर आ जाएगा जिसका नाम होगा G। अगली बार क्या होगा, इस बार हमारा E स्किप हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा F G और नया लेटर क्या है H, तो H आ जाएगा। नेक्स्ट बार में क्या हो जाएगा, F स्किप हो जाएगा और क्या आ जाएगा G H T और I। I। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें हमें दिख रहा है नंबर भी है और अल्फाबेट भी है। तो अब आपको जो पैटर्न बनाना है वो इस तरीके का पैटर्न बनाना है जिसमें नंबर भी आए और अल्फाबेट भी आए। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये 123 नंबर दिया है, यहाँ 120 दिया है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें कम होता हुआ दिख रहा है ना, डेट मीन्स सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो सब्ट्रैक्ट कितना हुआ होगा, 123 में से 120 लाने के लिए हमने क्या किया होगा, 3 को सब्ट्रैक्ट किया होगा। नेचुरल सी बात है, ये लिखा है 123, हमें अगर 120 को माइनस करा तो कितना आ जाएगा, डेट मीन्स इसमें हमने क्या किया है, -3 किया है। ऐसे ही अब आप नेक्स्ट नंबर देखिए 120 है, 120 में से भी अगर हम 117 को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। और आप लोग क्योंकि 4th क्लास में है तो इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं बताना पड़ेगा कि 0 को काटा तो 10 आया, 2 को काटा तो 1 आया, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ये तो फर्स्ट क्लास का मैथ हो जाएगा, सबको आता है ये तो। देख रहे हैं आप मेरा बेटा कितना बोलता है। तो इसमें से भी आप ये देख रहे हैं कि इसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, तब हमारा 117 आ रहा है। तो डेट मीन्स हमें नंबर तो पता चल गए कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। तो अब आप मेरे को बताएंगे कि जैसे ये 123 था, ये 120 था, ये 117 था, तो नेक्स्ट नंबर 117 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 114 आएगा, 114 आएगा, गलती से बोल दिया था मैंने। तो 114 आएगा। इसी तरीके से अब हम दोबारा से 3 नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 111। फिर दोबारा से हम 3 नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 108। फिर हम दोबारा से 3 नंबर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 105। वेरी गुड। अब हमने अभी ये आधा सीरीज जो है वो कंप्लीट करी है, आधा पैटर्न कंप्लीट किया है। अब हमारा बाकी का बचा हुआ है, तो बाकी के बचे हुए में हमें दिख रहा है कि ये हमारे अल्फाबेट्स लगे हैं, लेकिन अल्फाबेट भी बैकवर्ड काउंटिंग में गए। तो आपको ABCD तो आती होगी, नेचुरल सी बात है, सब बच्चों को आती है। जैसा कि ये दिख रहा है Z से पहले आता है हमारा Y से पहले आता है हमारा X। तो अब निष्कर्ष हमें बताएगा कि X से पहले क्या आता है, W। अच्छा, और W से पहले क्या आता है, V से पहले क्या आता है, O। U। वेरी गुड बेटा, ABCD मुझे लग रहा है दूसरों से पहले आप ही को सिखानी पड़ेगी। U, गलती से बोल दिया मैंने कभी कभार। हर बार गलती होती है, देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स कैसे गलतियां होती हैं, इसीलिए कहते हैं बच्चों को अपने पास नहीं बिठाना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला तो बहुत ही ईजी है, नेक्स्ट वाले में हमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट वाला जो है हमारा नंबर का पैटर्न दिया हुआ है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा जैसा कि ये 9999 है, फिर हमारा नंबर है 8999, फिर हमारा नंबर है 7999। हमने इन तीनों में एक चीज़ कॉमन देखी है, 999 सब में लिखा हुआ है। जो चीज़ बदल रही है वो क्या बदल रही है, 1000 की प्लेस वाला नंबर, जैसे कि यहाँ 9 था, यहाँ 8 था, यहाँ 7 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6999। फिर क्या आ जाएगा 5999, फिर क्या आ जाएगा 4999, फिर क्या आ जाएगा 3999। अब इसकी नेक्स्ट वाला भी हमारा बहुत इजी है, आप लोगों को दिख ही रहा है। ये क्या है, 101 है, ये क्या है 202 है, ये क्या है 300 से है। या तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ये देख लीजिए कि 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, जो कि बच्चे करते ही हैं। तो अब नेक्स्ट बार में, और बीच में 0 कॉमन है, तो नेक्स्ट बार में क्या आ जाएगा 404। तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 505, 606, 707। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का ही आगे का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। पैटर्न वाले चैप्टर में हमारे 2 से 3 टॉपिक है, एक है पैटर्न, एक है रिफ्लेक्शन, एक है सिमेट्री। और आगे मैंने बुक अभी देखी नहीं है कि उसमें आगे कोई चैप्टर है या नहीं, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये 3 चैप्टर हैं जो कि मेन होते हैं। ज़्यादातर फर्स्ट चैप्टर में किसी भी बुक के, चाहे वो 3rd का मैथ हो, चाहे 4th का हो, चाहे 5th का हो, पहला चैप्टर बहुत ईजी रहता है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। अब
अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम सभी को पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। आपकी जो इमेज बनती है कांच के सामने खड़े होने के बाद, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मान लीजिए आप कांच के सामने खड़े हैं और अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका वो रिफ्लेक्शन है। हम बोलते हैं ना मिरर इमेज। जैसे कि आप अपना सीधा हाथ दिखाते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टी साइड में दर्शाता है, तो वो आपका राइट हैंड राइट ना देखे लेफ्ट सा दिखने लगता है। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमें कुछ हद तक अपोजिट दिखती है। तो अब मैं आपको इमेजेस बना रही हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसके रिफ्लेक्शन बनाने हैं। तो अगर हमारा एक कोई इमेज दी है ये, यानी कि कोई लेटर बना हुआ है पी, अब आपको उसका रिफ्लेक्शन बनाना है। तो रिफ्लेक्शन इसका कैसे बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसका उल्टा बनता है रिफ्लेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, सबको ही पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें हमारा एंगल जो है 90 डिग्री का बनता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। अब इसका क्या बन जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन भी इसका ऐसा उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया। अगर हमसे कोई बोले आपको लेटर बी का रिफ्लेक्शन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। अगर आपसे कोई बोले कि आप ओ का रिफ्लेक्शन बनाओ, तो ओ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ओ का तो ना तो सीधा बनेगा ना उल्टा बनेगा, जैसा ओ है वैसा का वैसा ओ बन जाएगा। ठीक है, आपसे कोई बोले 3 का रिफ्लेक्शन बनाओ, तो आपका 3 का रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ऐसी कोई इमेज है, ये है और इसके पीछे ये है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा बन जाएगा, ऐसा। आई होप कि मैं बहुत ही इजी तरीके से समझा रही हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को घर के लिए देती हूँ और आप लोग उन्हें करके देखिएगा, और अगर ना आए आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। जो भी आपसे ना बन पाए, जो भी मैंने दिया वो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के और बता दूंगी कि कैसे बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है इसका रिफ्लेक्शन। ये है हमारा एक सर्कल, सर्कल का तो आप लोगों को पता ही है कैसे बनना है, लेकिन इस सर्कल में हमारी ये ऐसी लाइन दी हुई है और इसमें हमारा शेड भरा हुआ है। अब आपको इसकी रिफ्लेक्शन बनाना है। ठीक है, एक हमारा डायग्राम है, एक ये, इसमें भी हमारा शेड भरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा डायग्राम है ये। और प्लीज़ गाइस, राइटिंग के लिए या डायग्राम में परफेक्शन के लिए प्लीज़ प्लीज़ कोई ख़राब कमेंट मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वर्ड का यूज़ कर रही हूँ और इतनी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ कि सब कुछ पहली बार में ही सही हो जाए। तो इसीलिए प्लीज़ 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 आप लोग कुछ भी गलत कमेंट ना करें। स्टार्ट। हाँ, तो गाइस अब हमारा नया टॉपिक है सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है सेम से रिलेटेड कुछ होगा। तो सिमेट्री डेट मीन्स कोई भी आपका डायग्राम दिया है, कोई भी लेटर दिया है, कुछ भी दिया है, आप उसमें लाइनें खींचें, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें चाहे वर्टिकल लाइन खींचें, और वो चीज़ जो है वो बराबर बराबर पार्ट में बट जाए। अगर वो बराबर बराबर पार्ट में बट रही है, डेट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो है वो बहुत सारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हम अपने बेड का एग्जांपल दे सकते हैं, बेड हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम बेड में अगर हमारा बेड स्क्वायर शेप का है या रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल शेप की किसी भी चीज़ में एक लाइन ऑफ सिमेट्री खिंचती है। क्यों, जैसे कि ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, इस शेप की कोई भी चीज़, चाहे वो डोर हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपको इसको बराबर बराबर पार्ट में तोड़ना है तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर हम इसके बीचों बीच से एक लाइन खींच देंगे तो ये 2 बराबर पार्ट में टूट जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें, ये हमारा रेक्टेंगल है दोबारा से, तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी बराबर बराबर पार्ट में तोड़ने के लिए। चाहे आप उसमें हॉरिजॉन्टल खींच लें, चाहे आप उसमें वर्टिकल खींच लें। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच के इसको बराबर पार्ट में तोड़ा है, मैं चाहूँ तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के भी बराबर बराबर पार्ट में तोड़ सकती हूँ। तो ये 2 पार्ट में ही टूटेगा, चाहे आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, चाहे आप इसमें वर्टिकल लाइन खींचो। अब ऐसे ही आप चाहो तो इसमें स्टार्ट। अभी हमने इस रेक्टेंगल को 2 बराबर पार्टों में तोड़ा है, ये आधा हो गया और ये भी आधा आधा हो गया।
लेकिन क्या ये सिर्फ 2 ही पार्ट में टूट सकता है? हम इसको और ज़्यादा में नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अभी हमने अलग अलग फिगर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के तोड़ा और एक वर्टिकल लाइन खींच के तोड़ा है, लेकिन ये अगर हम दोबारा से देखें तो ये हमारा रेक्टेंगल है। इसमें हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं और ऐसे भी तोड़ सकते हैं। डेट मीन्स इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? रेक्टेंगल में हमारे पास हो जाएंगी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम कोई सा भी फिगर बना के उसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं कि उसमें हम कितने बराबर पार्ट में तोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरी ड्राइंग वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये मैंने एक ग्लासेस बनाए, अगर मुझे इसको ब्रेक करना हो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री खींचनी हो, तो क्या मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दे सकती हूँ क्या? नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती हूँ? क्योंकि जैसा मेरा पास पार्ट नीचे बचेगा, लेकिन वैसा ही पार्ट ऊपर नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ऊपर जो है ये कान के पीछे लगाने की स्ट्रिंग्स जा रही है, जो कि नीचे नहीं जा रही है। तो इसमें मैं हॉरिजॉन्टल ना देके मैं इसमें कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री दूंगी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दूंगी। वर्टिकल देने से क्या होगा? अब ये 2 बराबर बराबर पार्ट में टूट गया। इसी तरीके से और डायग्राम देखिए, मैंने ये बनाया है एक पेंटागन। अब पेंटागन में आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें ऐसे तोड़ूं, इसको ऐसे तोड़ूं, अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, तो क्या ये बराबर पार्ट में बट जाएगा? नहीं बटेगा, क्योंकि ऊपर एक ट्रायंगल शेप का हिस्सा बच रहा है, नीचे एक रेक्टेंगल शेप का हिस्सा बच रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं, अगर मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन खींच दूं, तो मेरे पास 2 बराबर बराबर पोर्शन बच रहे हैं। देखिए, ये मेरे पास 2 बराबर बराबर पोर्शन बच गए। तो आप लोगों को समझ में आया लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री वो चीज होती है जिससे हमारा जो डिजाइन है वो बराबर पार्ट्स में बट जाए। अब ये मतलब नहीं है कि वो 2 पार्ट में बटेगा कि 4 पार्ट में बटेगा, बस लाइन ऑफ सिमेट्री ये देखने के लिए है कि वो कितने पार्ट में बट रहा है। स्टार्ट। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली सिमेट्री में आपको समझा चुकी हूँ और ये बता चुकी हूँ कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या होती है। इस क्वेश्चन में जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है वो बस एक ही तरीके का आता है, ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि उसमें आपको ये लेटर्स दिए हुए हैं और इसमें आपको सिंपल सर्कल करके बताना है कि किस किस में सिमेट्रिकल शेप है और किस किस में नहीं है। यानी किस किस में अगर आप सिमेट्री लाइन खींचेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे, तो वो बराबर पार्ट में टूट जाएगा। तो क्या ए हमारा सिमेट्रिकल लेटर है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि हम ए में अगर एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो ये 2 बराबर पार्ट में टूट जाएगा। हम इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं खींच सकते, लेकिन हम इसमें वर्टिकल खींच सकते हैं। तो इसलिए इसमें एक हमारा क्या हो जाएगा? ए पे सर्कल बन जाएगा। दूसरा, क्या बी हमारा सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल लेटर है? तो बिल्कुल है। अगर हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे तो बी भी 2 बराबर पार्ट में टूट जाएगा। क्या सी हमारा सिमेट्रिकल लेटर है? बताइए, है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम उसमें भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे तो वो भी टूट जाएगा। इसी तरीके से डी भी हो जाएगा, इसी तरीके से ई भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बता देती हूँ। ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, और ये वाला हमारा ऐसे हो जाएगा। क्या हमारा एफ जो है वो सिमेट्रिकल लेटर है? नहीं है। क्यों नहीं है? ना तो वो ऐसे में बराबर पार्ट में टूट रहा है अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, ना वो वर्टिकल लाइन खींचने पर टूट रहा है। सेम एज जी भी हमारा नहीं है, क्योंकि ना तो हम उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के 2 बराबर पार्ट में बांट सकते हैं, ना हम उसमें वर्टिकल लाइन खींच के बांट सकते हैं। एच हमारा हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम एच में वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं तो भी ये बराबर पार्ट में चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं। आई में भी हम वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं। दैट मीन्स इन दोनों पे भी हमारा क्या बन जाएगा? सर्कल। अब क्या जे हमारा सिमेट्रिकल है? नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नहीं टूटेगा। ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और यहाँ पर उसका कर्व जा रहा है। के हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि के में हम उसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या एल हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है? जिस हिसाब का एल मैंने बनाया उस हिसाब का हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें ये लाइन दोनों बराबर बराबर लिया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये दोनों बराबर पार्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर हम एल को ऐसे बनाए, ये वाली डंडी बड़ी और ये वाली डंडी छोटी, तो फिर ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए जो पेपर में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि एल में जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो लॉन्ग होती है और जो स्लीपिंग लाइन होती है वो शॉर्ट होती है।
अब एम हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल है। क्या एन हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है? अब बॉस आप लोग बताएंगे इसके आगे के सारे ये आपका होमवर्क है। एम तक आधी ABCD आप लोगों को मैंने करवा दी है। एन से लेके जेड तक का आप सभी लोगों का होमवर्क है कि एन से लेके जेड तक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है या नहीं। होप गाइस मैंने अपनी एंड से आप लोगों को बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करी है। अकॉर्डिंग टू मी तो मैंने बहुत अच्छा समझाया है, लेकिन अब आप लोग वीडियो को देखिएगा। और प्लीज़, मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि ये फेब और मार्च का समय चल रहा है और इसमें सभी लोगों के एग्ज़ाम होते हैं।